हमारे साथ हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। थैंक यू वेरी मच एयर मार्शल साहब। एयर मार्शल साहब, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये क्या, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि भाई ये इनकी एक लास्ट रिज़ार्ट है, क्योंकि जो वेस्ट है वो एक बज़ाहिर हमें लूज़ करता मैशत के महाज पर, जंगी टेक्नोलॉजी के महाज पर, तो इसको हम कैसे देखें एंड हाउ डेंजरस कैन बी दे इन दिस जो है कि उनकी वीक स्टेट है। आमिर साहब। जी सॉरी, मैंने आपका सवाल का पहला हिस्सा नहीं सुना, जरा दोबारा से कहिएगा। मैं सर ये अर्ज़ कर रहा था कि एक दो ये हजीमत तो हुई उनको, 2-3 जो उन्होंने हमले किए ईरान पे, पाकिस्तान पे, गज़ा वाले बेचारे तो वैसे ही हेल्पलेस हैं, तो अब फिर वो यही जो ड्रम्स ऑफ वॉर जो है बीट कर रहे हैं, चाइना पर हम चढ़ाई करेंगे, तो क्या ये इंटरनल वीकनेस है जो हमने देखी है क्वाइट रिसेंटली कि पावर शिफ्ट इधर हो रही है, तो ये बट कैन दे बी डेंजरस वाइल दे फील कि दे आर लूजिंग इट, और वो कोई डेस्परेट मेजर ले सकता है वेस्ट, गोया कि चाइना, अमेरिका? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अमेरिकन की जो पॉलिसी है, स्पेशली जब से ट्रम्प आए हैं, तो वो गो के अपने आप को एक पीस वाले प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है तो उन्होंने आर्म्स इंडस्ट्री को बड़ी तक़वियत दी है। और वो जो हम समझ रहे थे कि शायद यूक्रेन वाला जो एक मसला रह गया है दुनिया में वो हल हो जाएगा, उसमें ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। आपने वो अटैक्स भी देखे जो यूक्रेनियन ने 2000 मील किलोमीटर रशिया के अंदर जाके किए, जो कि अनयूजुअल किस्म के अटैक थे, और जिसमें बहुत सारा लोग समझते हैं कि इसमें अमेरिका और इसराइल का भी हाथ शामिल था। तो अमेरिका ने डिफरेंट एरियाज में पॉकेट्स ऑफ केओस जो है वो बनाई हुई हैं, और वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि कोई भी रीजनल प्लेयर इतना स्ट्रांग हो कि वो रीजन को यूनिपोलर बना सके। और वो हमेशा ये चाहेंगे कि वर्ल्ड को यूनिपोलर रखा जाए, और जितने भी रीजन्स हैं, चाहे वो एशिया में है, यूरोप में है, फार ईस्ट में है, मिडल ईस्ट में है, इन सब को जो है मल्टीपोलर के तौर पे रखा जाए, और यहाँ पे केओस वाला एलिमेंट रहे, ताकि इनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चलता रहे, और वही उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अब उसके साथ उन्होंने जो दूसरी चीज की है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ, जहाँ पे बहुत सारे हार्डवेयर्स और बड़े सारा असला बनता था, चाहे वो एविएशन का था, चाहे वो लैंड का था, उन्होंने आईटी इंडस्ट्री को, जो इनकी डिस्ट्रप्टिव इंडस्ट्री है, जो ज्यादातर सिलिकॉन वैली में है, उसका और इसका इश्तराक किया है। और उसकी वजह से चीजों में बहुत सारी आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट भी है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है जो अमेरिका को मिलता है। उनकी आईटी इंडस्ट्री बहुत आगे है सिलिकॉन वैली में। अच्छा आमिर साहब, और मैं बीच इसी में एक तरह क्वेश्चन आ गया, माफ़ी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था कि वेलफेयर पे जो है कट लगा रहा है, एक जिस तरह बेल्जियम में उन्होंने एक BMW क्या उसकी ऑडी की फैक्ट्री बंद करके वहाँ असला साज, हर जो मगरबी मुल्क है वो वेलफेयर पे कट लगा के असला साजी की तरफ आ रहा है। व्हाट इसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती हैं? जी, इसकी यही एक इम्प्लीकेशन है। देखें, जो चीज़ मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो किसी तरह से भी उसको नुकसान हो, बल्कि वो एक उसकी मौत बैकबोन है इंडस्ट्री जो है उसके फाइनेंस के लिहाज से, उसकी इकोनॉमी के लिहाज से। तो उसको वो हमेशा चाहेगा कि वो आगे की तरफ जाए, और वो उसकी एक स्ट्रेंथ भी है। तो इस लिहाज से यूरोप जो है, अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी सालों में, जब से यूरोपियन यूनियन बना था, उन्होंने अपने डिफेंस बजट को बहुत कम कर दिया था, और वो कई जगहों पे 1% तक आ चुका हुआ था। तो अब अमेरिका ने उन्हें बड़ी क्लियर वार्निंग दी है कि जी आप अपने डिफेंस बजट को ऊपर लेकर आएँ, आप कंट्रीब्यूट करें, नेटो कंट्रीज़ हैं उनको भी, और यूरोपियन यूनियन इन जनरल। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो एक रशिया का थ्रेट क्रिएट किया गया है, ये जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है उसके साथ, जिसको इंटाइस किया गया इस वॉर के अंदर, ताकि एयर मार्शल साहब, मैं उनकी जो डिफेंस पाक भारत इंडस्ट्री है पर आऊंगा, उससे सवाल करूंगा कि मोदी अपना इक़्तिदार खोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपोजिशन और अपनी अवाम के घेरे में हैं। आप क्या समझते हैं कि अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं, या अभी दम नहीं रहा उनमें? जी देखिए, मोदी का जो एक माइंडसेट है, उसकी जितनी भी वोट बैंक है, उसकी जितने भी इलेक्शंस उसने जीते हैं, उसका मेन नारा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ और खसूसन पाकिस्तान के खिलाफ उसका रहा है, जिसकी वजह से कि वो हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने कुछ किया तो हम हमला करेंगे, और मूडी है तो मुमकिन है
और इसी वजह से हमने घुस के मारा, और इस तरह की बातें उनके हमेशा इलेक्शन के नारों का हिस्सा रही हैं। और जो उन्होंने कोशिश भी की, जब उनको बड़ी अज़ीमत उठानी पड़ी 2019 में भी और अभी भी, उनको एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई। और इस शिकस्त के बाद उनका जो इस वक़्त हाल है वो एक ज़ख्मी, मैं कहूँगा कि इंसान की तरह है या किसी और की तरह, ज़ख्म उनको बहुत गहरा लगा हुआ है। लेकिन सर, और भारतीय उसकी मीडिया एक वजह से नई वो खबर कोई चला ऐसी रहा है, हद वो तक कह रहा है कि जो J35 की डील थी वो नहीं हुई, पाकिस्तान की मैच्योर नहीं हुई, और पाकिस्तान जो है J20 जो है वो लेगा, वो तो चाइना जो है वो अपने लिए उसने बना रखा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये बड़ी प्रीमेच्योर सी खबर है और इसमें कोई सदाकत भी नहीं है। ये एक उड़ाई हुई बातें हैं जो कि फेक न्यूज़ में आती हैं कि J35 के लिए चाइना नहीं हुआ और J20 के लिए हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने अपने लिहाज से भी देखना है चीज़ों को, अपनी इकोनॉमी के लिहाज से देखना है, अपनी प्रायोरिटी के लिहाज से देखना है, और पाक फ़ज़ाइया भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, वो इस तरह की प्रिक्योरमेंट करेगी जो उसको बहुत एसेंशियली चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि उसमें J35 फिट इन होता है, उनके लिहाज से कोई और प्रायोरिटीज़ भी होंगी जो आप आने वाले सालों में देखेंगे कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया को और फर्दर मॉडर्नाइज़ेशन किया जाएगा उसमें, और ये चीज़ें ऐड की जाएँगी। तो वो अपनी प्रायोरिटी देखनी होती है और वो गैप्स देखने होते हैं जो किसी वक़्त आपके महसूस हों, आपको किसी जंग में या आपको ओवरऑल अपने कैलकुलेशंस में या डेफिनिटाइज़ेशन में किसी तरह से आपको गैप लगे, उन चीज़ों को आप खरीदने की कोशिश करेंगे एज़ अ प्रायोरिटी। अच्छा, आप कह तो रहे हो हैं कि सकता हमें है कि अपनी इस वक़्त प्रायोरिटीज देखनी है और उसमें वहाँ कहाँ पे ज़ाहिर है, तो ये एक तो J20 और 35 में क्या है जो फ़र्क, और दूसरा ये बताइएगा एयर मार्शल साहब कि क्या अब ईरान, पहले तो टेसिटली ईरान की जो हमायत की रशिया ने, अब क्या मटीरियल हेल्प भी वो कर रहे होंगे या कर रहे हैं, बिकॉज दे नेचुरली दे डोंट वांट ईरान टू सरेंडर? जी देखिए, जहाँ तक जहाज़ों का आपने पूछा, जहाज़ों के लिहाज से अभी तक जो हमारा एक फ्लीट बन रहा है जिसमें J10 है, JF-17 है और F-16 है, और इनके पास बहुत अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई अगले 10 साल में भी कोई भारत अपने राफेल और जो जहाज़ उसके पास मौजूद है उनके साथ कोई ऐसी ज़र्ब लगा सकता है या हमें कोई ऐसा नुकसान पहुँचा सकता है जिसका हम मुकाबला ना कर सकें फ़ज़ाई लिहाज से, और कंट्रोल ऑफ एयर ना हम हासिल कर सकें, और पाकिस्तान फ़ज़ाइया को मैं नहीं समझता कि कोई इस फ्लीट के साथ और इस इक्विपमेंट के साथ नुकसान दे सकता है किसी तरह से भी भारत। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, देखें, ईरान जो है वो मैं नहीं समझता कि अमेरिका भी चाहेगा कि ईरान को पूरी तरह तबाह किया जाए। ईरान वाला फैक्टर वो हमेशा अपनी मिडल ईस्ट पॉलिसी में रखेगा ताकि उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलता रहे और आर्म्स सेल्स होती रहे। मेजर उसकी जो सेल्स हैं वो होती ही गल्फ कंट्रीज़ में हैं, स्पेशली सऊदीया, यूएई और कतर उसके बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स में से हैं। तो वो तो चलती रहेगी चीज़। जहाँ फिर तक मार्शल उसकी साहब ये इक्विपमेंट की फरमाइएगा कि प्रोक्योरमेंट है, चाइना के जहाज़ों ने जापानी जहाज़ों का ताक़ुब किया, और इसको किस हवाले से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि जो खित्ते में ये जो दौड़ शुरू हो चुकी है एक दूसरे का ताक़ुब करने की या असले की, ये कहाँ तक किस तरफ जा रहा है? दूसरा, चीन जो है वो ईरान को असला देने जा रहा है, इसको आप पूरे खित्ते के हवाले से किस तरह नज़र से देखते हैं? ईरान की रशिया के साथ और चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी काफ़ी इंडस्ट्री जो है उस पे मिलिट्री इक्विपमेंट आपस में खरीदो-फरोख्त है। अदरवाइज़ ऑल्सो उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मटीरियलाइज़ हो रहे हैं, ईरान में चाइना की प्रेज़ेंस है। बाकी जो जहाँ तक ये आपने बात की जापान और जहाज़ों, ये देखें जी, ये चीज़ें थोड़ी बहुत फ्रिक्शंस चलती रहती हैं। और मैंने जिस तरह आपको शुरू में कहा कि अमेरिका हमेशा ये जो एक डोमिनेंट पावर होती है, वो हमेशा इस तरह की पॉकेट्स रखती है जहाँ पे chaos हो और जहाँ पे लोगों को एक इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट हो, और उसकी वजह से वो वेपन्स की जो है दौड़ में शामिल रहें, और हमेशा जो है वो एक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो वेपन्स खरीदते रहें और वो ये कोशिश करते रहें कि अपने दुश्मन को किस तरह से ज़ेर करना है। तो ये ज़ीरो सम गेम जो है नेबर्स के लिहाज से और कुछ खित्तों में रीजन्स के लिहाज से, जिस तरह नॉर्थ कोरिया को उन्होंने एक रखा हुआ है फैक्टर जापान के लिए और साउथ कोरिया के लिए, इसी तरह मिडल ईस्ट में इज़राइल वाला फैक्टर है जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए एक है, और सिमिलरली देयर आर अदर पॉकेट्स जिसमें यूक्रेन और रशिया वाला सिलसिला है, हमारा और भारत और चाइना वाला सिलसिला है। तो ये मामलात जो हैं, इनको अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए
तो ये डोमिनेंट पार्ट की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा होती है और वो चाहेगा कि अपनी इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी उसकी इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर उसको सबसे ज़्यादा फ़ख्र है और जो सबसे मज़बूत है, वो उसकी आर्म्स की इंडस्ट्री है और अब वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुकी है। जो आईटी इंडस्ट्री है, उनकी जिधर चिप्स बनती हैं, जिधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिधर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इनका जो इश्तराक है, वो बड़ा एक डेडली इश्तराक है और बड़ा एक्सपेंसिव इश्तराक है। और वो चाहेंगे कि चाइना को इस तरह के प्रोसेसर्स, इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो ना मिले और दुनिया के बाकी वो मुल्क जो कि अपने उनके हैं साथी, उनके तरफ ये टेक्नोलॉजी जाए और इसकी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव भी है और मैं समझता हूँ कि बड़ी एक डेंजरस भी है। मगर ये कि ये अब इंडस्ट्री का हिस्सा है टेक्नोलॉजी और लेकिन एयर हार्डवेयर। मार्शल साहब, अगर चाइना ने पहले भी जहाज भेजे ताइवान की तरफ, अगर दोबारा जो है वह ताइवान की तरफ इसी तरह जहाज भेजता है तो क्या ताइवान जो है वो काउंटर कर सकेगा? क्या उसमें कैपेबिलिटी है? ये काउंटर करना ताइवान के लिए सिर्फ ताइवान को चाइना का काउंटर करना तो बहुत मुश्किल है जब तक उसको अमेरिका की सपोर्ट ना हो और उसकी जो मैक्सिमम डिफेंस की इंपोर्ट है वो अमेरिका ही से है और अमेरिका की शह पे ही वो अभी अपने एक ऑटोनमस अपने आप को रीजन उसने डिक्लेयर किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना अगर कभी चाहे और वो उसको टेक ओवर करना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। चाइना के पास इतनी फोर्स है, इतनी वेयर विदॉल है और वो रीजनल प्लेयर है और वो करीब भी तो है।